Yes, hello everyone.
यस, वेलकम हर्षल। हेलो। चलिए, हर्षल आ चुके हो। चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग दिया हर्षल ने। हम्म, तो स्टार्ट। हर्षल, मैंने थ्योरम्स स्टार्ट कर दी थी, है ना? जहां तक मुझे याद है, थ्योरम्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। फोटो बहुत शानदार, मतलब कि फोटो बहुत क्या शानदार तुमने क्या डाल रखा है अपने मेल आईडी पर। थैंक यू। ये कहीं घूमने गए हो या फिर ये वर्चुअली मतलब अटेंड करके किया है? नहीं, कहीं गए हो तुम? चलिए। तो मैंने उस दिन शायद सुपर पोजिशन थ्योरम करा रहा था मैं, है ना? तो राइटिंग ऐसी आएगी क्योंकि इधर नॉर्थ में ठंड काफी हो रही है, तो मतलब जिस तरह पेपर में लिखने में दिक्कत होती है ना, वैसी मुझे यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, तो राइटिंग सुपर पोजिशन थ्योरम मैंने बता दी थी, है ना? चलो देखता हूं मैं कि और क्या बचा हुआ है बताना है। हम्म। तो सुपर पोजिशन में लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था, वो भी हो गया था। वाला कंसेप्ट बताई दिया था, पावर वाला। चलिए, ये हो गया। अच्छा, हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन करा रहा था, उसके बीच में मैंने आपको कुछ एडवांटेज बताए थे गेट के, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं हो पाया था, है ना? तो उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन का नेटवर्क है ये।
ठीक है। तो मैंने आपको एक टेबल बना के दी थी साइड से। ये V1 है, ये V2 है, और ये I है। तो 10 - 12 पर I क्या होगी? ठीक है हर्षल। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा किया था लास्ट में, है ना, उस दिन क्लास में, फ्राइडे को। उसी पैटर्न पर बेस्ड है, बट यहाँ पे कुछ चीज अलग पूछी गई है। तो यहाँ पर ये टेबल आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पर V1 V2 दिया हुआ है ना। तो उसमें आई कितनी फ्लो रही है। सेकंड टाइम पर V1 V2 दिया हुआ है, आई कितनी फ्लो रही है। और लास्ट टाइम पे V1 V2 दिया हुआ है, तो आपसे आई पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को नोट कर लो, देखते हैं क्या है। हेलो। हाँ हर्षल, हाँ सर, वो पहले। नोट कर लिया। यस सर। तो अब इसमें देखो, तुम्हें दो केस दिए हुए V1 V2 के, आई दिया हुआ है उस टाइम पर। अब तुमसे तीसरे केस में V1 V2 दे करके तुमसे आई पूछ रहे हैं, तो कैसे बताओगे? थोड़ा एप्टीट्यूड लगाओ। हेलो। हाँ हर्षल। सर वो पिछले वाले कंसेप्ट। हाँ बताओ बताओ कैसे करोगे। वही सर, ये क्वेश्चन बना के। चलो देखो मैं बताता हूँ। यदि मैं इसको पिक करूं, तो आप देख रहे हो, when V1 is equal to 2 एंड V2 इक्वल टू 0, मतलब जब V1 2 है, V2 0 है, तो उस समय आई की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब तुम इसको देखो, जब V1 की वैल्यू 10 कर दी, तो क्या 5 टाइम्स नहीं कर दिया V1? V1 5 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स आई प्राइम मान लो, आई प्राइम भी क्या 5 टाइम्स नहीं हो जाएगा? ये बात समझ में आई हर्षल? यस सर। ठीक है ना। जब वोल्टेज मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना, तो जब जितना वोल्टेज बढ़ाओगे आई भी उतनी बढ़ना चाहिए। उसी जो रिलेशन से हमने आई प्राइम निकाल ली, है ना। अब आप देख रहे हो, व्हेन
V2 इज इक्वल टू 3 और V1 इक्वल टू 0। V2 इज इक्वल टू 3 एंड V1 इक्वल टू 0। तो आई कितनी है? माइनस का 4। अब तुमने V2 को कितना कर दिया? -12 नहीं कर दिया? V2 -12 होने का मतलब क्या तुमने इसको -4 टाइम्स नहीं कर दिया? इसका मतलब I डबल प्राइम भी -4 टाइम्स नहीं होंगी। तो ये कितना हो जाएगा? -4 इंटू -4। तो क्या 16 नहीं आ गया? क्लियर है? और अब मैंने लास्ट में इस केस को देखा कि V1 मेरा 10 है ये, तब मेरी करंट कितनी फ्लो हो रही है? 15। और V2 मेरा कितना है? -12, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है? 16। तो क्या मैं I को ऐड ना कर दूं? 15 प्लस 16, 31। यस और नो? यस सर। ना? हेलो हाँ हर्षल, सर, मैं ऑडिबल हूँ? क्या कह रहे हो? आई एम ऑडिबल सर? तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही है मुझे। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो हर्षल? सर वही मेरी आवाज आ रही कोई? हाँ हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। डन सर। डन ना? यस सर। चलो। तो ये थी सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसपे हमने कई सारे क्वेश्चंस किए। अब इसी थ्योरम पर नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस हर साल आता ही आता है। ये थ्योरम है थेवेनिन थ्योरम। सर आप बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर आप सर, एक सेकंड रुको, ये सराउंडिंग आवाज ज्यादा आ रही है। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, अपनी बस बात को याद रखना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हर्षद?
कुछ बोल रहे थे हर्षल? अच्छा अच्छा, सरप्राइज, हाँ बताऊंगा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। एक सेकंड, ये पहले ही बीच में से हटाऊं जरा। बिल्कुल बताऊंगा। चलो पहले इसको देख लेते हैं, मैं बीच में डिस्कस करूंगा। ठीक है। इतना नोट कर लो या इसको। डन सर। बदमा, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी नेटवर्क है, कोई भी जो कि लीनियर और बाई डायरेक्शनली, तुम्हें पता है इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो कोई भी लीनियर और बाई डायरेक्शनल नेटवर्क है और उसके साथ कोई एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हम इस लीनियर बाई डायरेक्शनल नेटवर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं थेवेनिन वोल्टेज और इक्विवेलेंट आरडीएच में। कैसे? कि ये पूरा नेटवर्क जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा थेवेनिन वोल्टेज और आरटीएच में। ठीक है, तो ये वीटीएच हो गया, ये आरटीएच हो गया, है ना? और उसके बाद ये ए और बी।
और ये लोड है। ठीक है, कीजिए जरा स्क्वायर नोट यार। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये है इस थ्योरम में कि सपोज तो मैं इस लोड के अक्रॉस कुछ भी फाइंड आउट करना है, वोल्टेज, करंट, पावर, तो तुम क्या करो, इस पूरे के पूरे सर्किट को कन्वर्ट कर लो वीटीएच और आरटीएच में। और जब तुम कन्वर्ट कर लोगे तो इतना बड़ा सर्किट, मुझे नहीं पता कितना सर्किट होगा, कितने एलिमेंट्स होंगे, मैं केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने बड़े सर्किट में केवल ये तीन चीजें बचेंगी, वीटीएच, आरटीएच और लोड। तो आप इजीली करंट फाइंड आउट कर सकते हो यदि करंट पूछिए तो। करंट निकाल लोगे तो इजीली कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये फाइंड आउट कर सकते हो, और फिर इजीली कितनी पावर डिसिपेट होगी ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नेटवर्क को यदि हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वो नेटवर्क बहुत ही इजी हो जाता है ना, कुछ भी फाइंड आउट करना। तो इसी काम को आगे थेवेनिन, एक थे साइंटिस्ट थेवेनिन, उन्होंने क्या किया, एक एक थ्योरम डिजाइन की। उस थ्योरम में उन्होंने यही बोला कि यदि आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो और कोई भी जो नेटवर्क है वो लीनियर और बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वीटीएच और आरटीएच में। तो यहां पर वीटीएच क्या है, वो है ओपन सर्किट वोल्टेज, है ना। तो आप इस सर्किट में ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीटीएच। और इस लोड रेजिस्टेंस को हटा करके, जो यहां से देखने पे मतलब कहने का मतलब ये है कि इस लोड को हटा दोगे, लोड को हटा के जो दिखेगा वो दिखेगा वीटीएच वोल्टेज के फॉर्म में, या फिर आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे तो खैर ये बात समझ में नहीं आएगी, हवा में हो जाएगी। तो मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूँ, है ना। फिर मैं जो सरप्राइज की बात कर रहा था उस दिन, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये फिगर नोट डाउन कर लिया होगा हर्षल। यस। चलो, तो एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए तुम्हें चीजें। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो केवल इतनी सी बात हो रही है। अच्छा, इसको एक काम करो, सिंपल कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं तुमसे, फाइंड
द करंट इन 6 ohm रजिस्टर। सिक्स ओम रजिस्टर में कितनी करंट फाइंड, मतलब कितनी करंट फ्लो होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नोट डाउन कर लो हर्षद, फिर मैं समझाता हूँ कि क्या थेवेनिन थ्योरम होती है, इसके हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे। हो गया, चलो अब देखो इसको देखते चलना स्टेप बाय स्टेप कि कैसे क्या क्या करना है। देखो हर्षल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पूछा गया है कि इस 6 ओम के रिस्पेक्ट में करंट पूछी गई है। हो सकता है वोल्टेज भी पूछ लिया जा सकता, हो सकता है वोल्टेज, या हो सकता है पावर भी पूछ लेते आपसे, कुछ भी पूछ लेते। तो इसका मतलब ये जो 6 ओम रेजिस्टर है ये मेरा लोड रेजिस्टेंस हो गया, है ना। तो लोड रेजिस्टेंस हो गया, तो इस पूरे सर्किट को हमें ड्रॉ करना है सिंपल सर्किट में। सिंपल सर्किट क्या बोलता है कि एक थेवेनिन वोल्टेज आ जाए, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस आ जाए, और फिर यहां पर एक आरएल आ जाए। और जब ये इस सिंपल फॉर्म में पहुंच जाएगा तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है। इसको कैसे पहुंचाएंगे उस सिंपल फॉर्म में कि सबसे पहले आप लोड को यहां से रिमूव कर दो। आपने यहां से लोड को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्योंकि लोड को हटाने के बाद जो यहां से देखने पर आपको दिखेगा वो क्या होगा, वोल्टेज के फॉर्म में वीटीएच और रेजिस्टेंस के फॉर्म में आरटीएच, है ना। ठीक, तो एक एक करके करता हूं। फर्स्ट आप फाइंड आउट कर रहे हो आरटीएच, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको याद हो तो मैंने थ्योरम के स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं हर्षल, शॉर्ट सर्किट। और जितने भी करंट सोर्स होते हैं हम उनको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। याद है या नहीं है।
तो इस सर्किट को आपने लोड हटाने के बाद देखा तो लोड जो है ये आपने हटा दिया, लोड लोड हटा दिया, तो ये जो 32 वोल्ट है, ये जो 32 वोल्ट है ये तो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने साफ साफ बोला है वोल्टेज सोर्स को क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। 4 ओम रजिस्टर लगा हुआ है, 12 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। करंट सोर्स को मैं क्या कर दूंगा हर्षल, ओपन सर्किट कर दूंगा, है ना, करंट सोर्स। और उसके बाद एक रेजिस्टेंस और है लास्ट में 1 ओम का। तो आप बेसिकली इस लोड पर देख के ही तो फाइंड आउट कर रहे हो आरटीएच, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आप देख रहे हो कि ये 4 और ये 12 तो पैरेलल में आ गया, तो 4 इंटू 12 अपॉन 4 प्लस 12, तो 4 इंटू 12 कितना हो गया 48, और 4 प्लस 12 कितना हो गया 16, तो 16 वन 16, 16 3 जा 48। तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो 3 ओम आ गए, और उसके साथ 1 ओम किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू आरटीएच इज इक्वल टू, इतना नोट कर लो हर्षल। डन सर। हो गया ना। चलिए इसको मैं साफ करना चाहूंगा हर्षल। तो यहाँ पे तो आप लिख लो आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। अब आरटीएच निकालने का तो आपका टास्क है नेक्स्ट वीटीएच निकालना। नेक्स्ट टास्क है आपका वीटीएच निकालना, सेकंड स्टेप है आपका वीटीएच। ठीक है,
तो देखो वीटीएच कैसे निकालोगे हर्षल कि आपने ये 32 वोल्ट बनाया, ये 4 ओम बनाया, वैल्यूम बनाया, एम्पियर करंट बनाई और 1 ओम बनाया, है ना। अब तुम यहीं से लोड पर देख के तो वीटीएच निकाल रहे हो, और वीटीएच को तुम्हें याद हो तो तुमने क्या नाम दिया है, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब लोड को ओपन कर दोगे ना, उस समय जो वोल्टेज दिखेगा ना, वो वोल्टेज क्या होगा, वीटीएच होगा। तो मैंने लोड को ओपन कर दिया, अब ये तुमने ओपन कर दिया, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगी हर्षल, नहीं, कोई करंट फ्लो इसमें नहीं होगी क्योंकि ये ओपन है। अब जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दैट मीन्स इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या बोल सकता हूं मैं, वीटीएच। यदि मैं इस टर्मिनल को ग्राउंड मान लूं तो हो गया। तो अब मेरा पूरा फोकस है कि मैं कैसे वीटीएच को फाइंड आउट करूं, हाउ टू फाइंड वीटीएच, है ना। तो वीटीएच फाइंड करने का तरीका है, अब मैं देख पा रहा हूं कि सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दूं, अप्लाई केसीएल। केसीएल अप्लाई करूंगा तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कितनी है, 2 एम्पियर, सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यहाँ करंट फ्लो कर दो, करंट यहाँ फ्लो कर दो, वीटीएच यहाँ पर है तो वीटीएच तो यहाँ पर भी होगा ना, क्योंकि इनके बीच कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो करंट कितनी हो जाएगी, वीटीएच डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई 12 प्लस वीटीएच माइनस 32 डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। आपने इसको सॉल्व किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, वीटीएच प्लस 3 वीटीएच माइनस 3 इंटू 32, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 वीटीएच ऑफ वीटीएच कितना हो गया, 4 वीटीएच माइनस 96, उधर जाएगा 96, तो 4 वीटीएच इज इक्वल 96 प्लस 6, 102 लिख दूंगा। तो वीटीएच इज इक्वल टू 102 अपॉन 4, सही लिखा है ना मैंने। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 4, तो ये हो गया 25.5। तो वीटीएच की वैल्यू कितनी आ गई हर्षल, 25 इसको ये नोट कर लूं, फिर मैं आगे डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी तो रहती ही है, डाउट नहीं है। बालाजी मारुति आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। यस वेलकम बालाजी।
डन सर। चलिए, सर बालाजी चला गए। अरे भला ही चला गया क्या? हम्म, मेरे क्लास में ही सर। क्या? मेरे क्लास में ही है। अच्छा, तुम्हारी क्लास में ही है? हम्म, आज ये पहली बार कैसे आ गया, टकरा गया? गलती से आ गया होगा। क्या? सर गलती से आ गया होगा। गलती से? अच्छा, चलो। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपलीफाइड फॉर्म में पहुंच गया। लास्ट मोड पर है हम लोग, हटा रहा हूं मैं ये। तो देखो हर्षल, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो केवल वीटीएच या आरटीएच पूछते हैं 1 मार्क्स में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, गेट में ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत लॉजिकल चीजें चलती हैं। तो वो ये बोल देगी कि थेवेनिन वोल्टेज बताओ, और क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। या थेवेनिन रेजिस्टेंस बताओ, क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। तो जो मैंने आपको दो, फर्स्ट और सेकंड बताया ना, 1 बाई 1 करके, यही आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी उनको फाइंड आउट करने के लिए। और यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ गया, बोल दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट वीटीएच एंड आरटीएच, तो आपको ये कंप्लीट सॉल्व करना होगा। और उसके बियॉन्ड भी आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा ना कि फाइंड द करंट आई, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही चल रहा है, क्योंकि आपने मेहनत 2 मार्क्स के बराबर और कैलकुलेशन 2 मार्क्स के बराबर कर ली है। तो गेट में बड़ा ही बैलेंस बोर्ड में सारी चीजें हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया कि आपने यहाँ पे वीटीएच फाइंड आउट कर लिया, आपने यहाँ पे आरटीएच फाइंड आउट कर लिया। आर एल आपका कितना था? 600। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आई कितनी फ्लो होगी, तो आई बताने में तुम्हें दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीटीएच माइनस, सॉरी, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल हो जाएगा। वीटीएच कितना है आपका? 25.5 अपॉन आरटीएच कितना है? 4। आरएल कितना है? 6। तो ये हो गया 2.55 एम्पियर। क्लियर? सपोज वो तुमसे वी पूछ लेते, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, तो वी भी निकाल लेते। वी कैसे निकलता? कैसे भी चाहो वैसे निकाल लो। चाहो तो ये लिख लो कि वी इक्वल टू आई इंटू 600, है ना, क्योंकि आई तुम निकाल चुके हो। तो 2.55 इंटू 6, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 की 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 52 के बाद ये आ गया। और यदि वो बोलते कि पावर बताओ इस 6 ओम के अक्रॉस, तो वी और आई। तो इस तरह से ये हो गया आपका थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम में इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप किसी भी सर्किट को इक्विवेलेंट थेवेनिन में, है ना, रीड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए एक आपको लोड रेजिस्टेंस दिया होगा, उस लोड रेजिस्टेंस को वहां से रिमूव कर देना। जो बचेगा वो आपका क्या होगा? इक्विवेलेंट वीटीएच और आरटीएच। वो किस फॉर्म में दिखेगा आपको? इस फॉर्म में दिखेगा, सीरीज में वीटीएच आरटीएच। अब वीटीएच आरटीएच फाइंड आउट कैसे करोगे? तो कुछ भी पहले कर लो, कुछ भी बाद में कर लो। आपने सबसे पहले वीटीएच फाइंड आउट किया, तो वीटीएच फाइंड आउट के लिए आप बोलते हैं उसको ओपन सर्किट वोल्टेज। तो यहाँ पे इस लोड को हटा करके जो वोल्टेज दिख रहा है इस कॉल्ड वीटीएच। एक एंड पे पॉजिटिव, एक एंड पे नेगेटिव, और फिर वहां पर आप अप्लाई केसीएल या जो भी आपको लग रहा है बेस्ट तरीका, उससे वीटीएच फाइंड आउट कर लो। आरटीएच फाइंड आउट कैसे करोगे? किसी भी थ्योरम में बता रहा हूं मैं, किसी भी थ्योरम में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं थ्योरम स्टार्ट भी नहीं की थी, कि जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे किसी भी नेटवर्क में, तो उसके अक्रॉस जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको हमें क्या करना होगा? नलीफाई करना होगा। नलीफाई तभी होगा जब वो शॉर्टेड हो जाएगा। और जितने भी करंट सोर्स हैं उनको नलीफाई करना है, तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन सर्किट करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? तो हम निकाल लेंगे आरटीएच। ठीक है इतना? हाँ सर। अब मैं बात करता हूं सरप्राइज की। मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूं, मतलब तुम लोगों के लिए ही है, क्योंकि तुम अभी हो सेकंड ईयर स्टूडेंट। थर्ड ईयर सर। हाँ सॉरी, थर्ड ईयर। वो आरआईटी की भी क्लासेस चल रही है ना, तो वो सेकंड ईयर है। हाँ सॉरी, थर्ड ईयर हो। तो
मैं एक अपना खुद का, मतलब ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा तुम्हें चीजें दे सकूं। तो उसके लिए मैं अपना खुद का भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं, तो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स ऐसा नहीं कि हर कोई, ओनली फॉर गेट, मतलब जो गेट में है। तो उस दिन मैंने आपसे डिस्कस किया भी था, जैसे एक माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये इतना, और इसी पे शायद बात स्टार्ट हुई थी पूरी की पूरी, कि माइक्रो प्रोसेसर जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है ना गेट, मतलब अपने सेमेस्टर में, ये बड़ा बोरिंग मोड में पढ़ा होगा आपने, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। एक आपने गेट एग्जाम तो सुना ही है, एक एग्जामिनेशन और होता है जिसका नाम होता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। सुना ही नहीं सुना? यस सर। तो जैसे कि अभी तो सीन चेंज हो गया है, नहीं तो पहले क्या सीन होता था कि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, मैं गेट की कर रहा हूँ पहले, फिर मैं ईएससी की बात करूंगा। गेट क्वालिफाई कर लिया, अब आपको हर एक आईआईटीज में अप्लाई करना होता था, आपको हर एक आईआईटीज में अप्लाई करना होता था। तो सपोज आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, है ना, तो इस तरह से जितने भी आईआईटीज थे, और आईएससी मान लो, है ना, आईएससी बैंगलोर। तो ये मतलब जो ऊपर के स्टूडेंट्स हैं वो इन्हीं में लेना करते हैं पसंद, फिर उसके बाद फिर सीधे एनआईडी स्टार्ट होते हैं, वारंगल, सूरत, तिरची वगैरह। तो मैं सीन सबका एक ही है, मैं इन्हीं को लेके बता देता हूँ। तो ये 7 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे हमारे टाइम पर, अब तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गए, है ना, तो आप और आईआईडीज को भी कंसिडर कर लो। तो उस समय क्या होता था कि जैसे कि आपकी गेट में, जैसे मेरी गेट में 190 रैंक है ना, ऑल इंडिया रैंक, मेरी ऑल इंडिया रैंक जो है 190 है। तो 190 में मुझे लगा था कि सीधे मुझे एडमिशन मिल जाएगा, जैसे आपने बीटेक में एडमिशन लिया था ना, सीधे काउंसलिंग में गए थे, ऐसे एडमिशन मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होता इस मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री क्या होता है कि 190 रैंक हो, चाहे 90 रैंक हो, चाहे फर्स्ट रैंक हो, आपको इंडिविजुअली हर एक आईआईटी में अप्लाई करना होगा। हर एक आईआईटी में अप्लाई करने के बाद आईआईटी आपको कॉल करती थी। अब वो जब कॉल करती थी तो या तो रिटर्न एग्जाम होता था या फिर इंटरव्यू होता था, या तो रिटर्न होता या फिर इंटरव्यू होता था। तो रिटर्न तो आईआईटीज अवॉइड करती थी, उसका रीजन था कि रिटर्न तो आप ऑलरेडी देके आई ही हो, तभी तो आपकी रैंक आई है। अब वो वहां लेते थे मेरा इंटरव्यू। तो जैसे कि मैंने पर्सनली फील किया आईआईटी कानपुर, जैसे मैं आईएससी बैंगलोर गया, वहां मेरा इंटरव्यू हुआ। आईआईटी कानपुर गया, मतलब जिन जिन आईआईटीज मैंने भरा था, जिन जिन ब्रांच के टॉप ब्रांच के लिए, मैंने वहीं पर बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू हुआ। आईआईटी बॉम्बे में वीएलएसआई के लिए मैंने फाइट किया था, बट वीएलएसआई के लिए मेरे पास कॉल नहीं आया, मेरे पास कॉल कम्युनिकेशन के लिए आया, तो मैंने उसको फिर रिग्रेट कर दिया, हटा दिया। आईआईटी के दिल्ली के साथ भी सेम सीन ही हुआ कि मैंने जिस ब्रांच के लिए किया था उसमें, तो मैं, ठीक, आईआईटी मद्रास से मेरा कॉल आया था, तो वहां, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में जब मैं गया मैंने, तो मैंने देखा कि वहां पे इंटरव्यू हो रहा है, और वहां पर मैंने देखा कि एक पर्सन 270 रैंक वाला भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही पहुंचा हूं, 270 रैंक वाला भी है, और अप टू 450 रैंक तक स्टूडेंट्स वहां पर कॉल किए गए थे। तो आईआईटीज या आईएससी ये मानते हैं कि ये जो अंडर 500 रैंक वाले स्टूडेंट है ना, इनमें नो डाउट पोटेंशियल है। तो हो सकता है गेट में परफॉर्म ना कर पाए हो, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया और एक आध क्वेश्चन सही हो गया, इसलिए रैंक आगे पीछे हो गई, इनको एक बार मौका और देना चाहिए। तो रिटर्न एग्जाम कुछ कराते हैं, कुछ इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू में क्या होता है ना कि हम लोगों के आता सब कुछ है, लेकिन हम उसको बोल करके बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब एक्सप्रेशन हमारा बड़ा मतलब पुअर रहता है। अब उस समय सबसे बड़ा डर ये रहता है कि हमें सब्जेक्ट कौन सा बताएं, वही वही बोलते हैं सब, आपका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो बता दो। अब देखो यहां भी वो लोग बड़ी चाल खेलते हैं, चाल से मतलब ये है कि आप, मतलब चाल नहीं है, ये फैक्ट है। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच है, आप अब
एमटेक करने जाओगे तो एमटेक में सबसे टॉपेस्ट ब्रांच है वो है वीएलएसआई, है ना। आईआईटी बॉम्बे में इसको नाम देते हैं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। बात एक ही है, आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। जब आप बहुत मतलब उमदा लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वीएलएसआई और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है ना। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद कंट्रोल इंजीनियरिंग, उसके बाद माइक्रोवेव। मतलब आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो तो आपके लिए 4 ब्रांचेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि चारों ब्रांच से आप फैमिलियर हो, आप इनको सब्जेक्ट को पढ़ चुके हो। बाद बाकी तो फिर आप किसी ब्रांच में ले सकते हो एडमिशन, एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस बंदे की 190 रैंक आई है, या 190 के पीछे भी आई है, या 190 से पहले फर्स्ट रैंक भी आई है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे टॉपेस्ट ब्रांच को फिल करेगा ना। तो उसने वीएलएसआई को फिल किया। अब होता क्या है कि जिस ब्रांच में आप फिल करते हो ना अपने आप को, उसी ब्रांच में क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं पूछना। तो अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं कि आज तो बहुत एडवांस टाइम है। आज आपके पास स्मार्टफोन है ना। आप दिन रात लगे हुए हो उस पर। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, पेन टैब है, डिजिटल बोर्ड है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना ऑपरेट, ये सब कुछ ऑपरेट किस पर हो रहा है? एक छोटे से माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और ये माइक्रो प्रोसेसर बना कौन कंपनी रही है? इंटेल, कॉलकम, है ना। फिर मतलब स्नैपड्रैगन, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उस पर आपका उस पर आईबीएम भी आती है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के लिए सबसे बड़ा सपना है कि वो इंटेल में जॉब करे। जिसको वो कभी टीवी पर कभी कंप्यूटर पर एड में देखता है वो वहां जॉब करे। सीधी सी बात ये है, चाहे वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का बंदा हो, यदि उसने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है तो उसका सपना है कि वो इंटेल में जाके काम करे। बाद बाकी कॉलकम, स्नैपड्रैगन, आईबीएम ये धीरे धीरे समय के साथ उसको पता चलती है, लेकिन इंटेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब आप बोल सकते हो, और है भी। तो आपने लिया वीएलएसआई में एडमिशन या लेने जा रहे हो, तो अब वो पूछेंगे आपका सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट जब वो पूछेंगे तो या तो वो पूछेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर, या फिर वो पूछेंगे घूम करके ये जो मैं चिल्ला रहा हूं ना माइक्रो प्रोसेसर, इस पर। अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है उसको सुनना, कि सेमेस्टर में इतने बोरिंग मोड पर पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट कि आपको लगता है कि जीवन में इसका कहीं भी उपयोग नहीं है, दुरुपयोग होने वाला सब्जेक्ट है इसको। और फैकल्टीज भी ये बोलती हैं कि बस रटो, डब्बे 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 डब्बे, ये फिगर याद कर लो, ये पिन याद कर लो, ये 40 पिन होती है, इनका ये होता है, ये रट लो, बस हो गया। जबकि वो सब्जेक्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तो उन्होंने हटाया नहीं है, उसी को और एडवांस फॉर्म में दे दिया थोड़ा सा बेवकूफ बना करके स्टूडेंट्स को। और ईएससी में तो अभी भी इस पे 20 क्वेश्चन आते हैं, अभी भी इस पे 20 क्वेश्चन आते, तो अभी तो मैं गेट की बात कर रहा हूँ केवल। तो जब तुम यहाँ पहुंचोगे ना इंटरव्यू वाले फेस में, तो वो पूछेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अब सब्जेक्ट में ये रहती है कला कि आपको सिलेक्ट होना है या आपको रिजेक्ट होना है इंटरव्यू में। सिलेक्ट होना है तो आप सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आप जितने क्वेश्चंस पूछे वो सारे क्वेश्चंस बताओ। जरूरी ये है कि सामने वाला क्या सुनने के लिए बैठा हुआ है। यदि वो सुनने के लिए बैठा हुआ है अच्छा माइक्रो प्रोसेसर आता है, वेरी गुड बच्चा, बस फर्स्ट इंप्रेशन इज एक लास्ट इंप्रेशन, वो वहीं से समझ गया कि बंदे में दम है, बंदे को माइक्रो प्रोसेसर आता है। क्योंकि ये बात तो उसको ही पता है कि माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाई ही नहीं जाता, कोई कॉलेज में माइक्रो प्रोसेसर की ढंग की कोई फैकल्टी नहीं है, बताती नहीं। तो अब वहीं से आपका खेल स्टार्ट हो जाता है। एक बात तो आप एमटेक में एंट्री कर गए, ये आपको पॉजिटिव फीडबैक समझ में आया। सेकंड थिंग, जब आप एमटेक कर लोगे 2 साल की, और फिर आएगी बात किसकी, जिसकी आप गए हो वहां पर, किसकी आएगी, प्लेसमेंट की। क्योंकि सारा खेल तो इस नौकरी के लिए हो रहा है ना, कि हम इंटेल में जाके नौकरी करें। तो इंटेल आपके कॉलेज में आई,
आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आप जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, इंटेल नहीं, और इंटेल जैसी कई सारी कंपनी आएंगी जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, है ना, प्रोसेसर बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर क्या, प्रोसेसर बनाती है। तो अब क्या वो आपसे कंट्रोल सिस्टम पूछेंगे, क्या वो आपसे माइक्रोवेव पूछेंगे, क्या वो आपसे कम्युनिकेशन पूछेंगे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे या तो बेसिक बातें, जो भी बेसिक टॉक, कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये है वो है, फलाना ढिमकना। या फिर वो आपसे सीधे से आएंगे बात किस पर, कि हाँ भाई वीएलएसआई से किया है, चलो तो वीएलएसआई के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वीएलएसआई का इंप्लीमेंटेशन करना है तो अगेन माइक्रो प्रोसेसर, अगेन माइक्रो प्रोसेसर। आया नहीं आया? और अनटिल अनलेस यदि आपको इसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है, तो एक फीडबैक तो ये अच्छा हो गया कि आपको सेमेस्टर में बहुत अच्छा समझ में आया। दूसरा, गेट के बाद गेट के एंट्रेंस में समझ में आया। तीसरा, आपको इंडस्ट्री के एंट्रेंस में समझ में आया। लेकिन भैया जब इंडस्ट्री में अंदर पहुंच जाओगे तो वहां भी तो ग्रोथ चाहिए, नहीं चाहिए ग्रोथ? तो वहां भी ग्रोथ कैसे होगी जब आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होगी? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो केवल एक सब्जेक्ट की बात की है मैंने, मैं ऐसे हर एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। तो आपको फिनोमेना पता होना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, और अंटिल मतलब अप टू द लास्ट पॉइंट इसका क्या है। हम लोग एक भीड़ चाल में ना चलें, हम लोग इस फॉर्म में चीजों को प्रिपेयर करें कि हमने ये चीज स्टार्ट क्यों की है और इसका लास्ट चीज क्या होगा। ठीक है, ये बड़े समझ में आया तुम्हें? इसी तरह ईएसई एग्जामिनेशन में बहुत छोटी सी बात है, ये तो एक मतलब जॉब वाली बात हो गई है। ईएसई गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप बनते हो इंडियन इंजीनियर सर्विस, है ना, रेलवे, एमईएस, और भी कई सारी वैकेंसीज मतलब होती हैं इसके अकॉर्डिंग। सब में ग्रुप ए में जाते हो, आप क्लास 1 ऑफिसर होते हो। तो इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन होता है और इंटरव्यू होता है। अब इसके इंटरव्यू का मार्क्स होते हैं 300। ठीक है, अभी इन्होंने 200 कर दिया है इसको। तो 200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते हैं ना वो 140 तक ही मिल पाते हैं। मैक्सिमम 140 तक, ऐसा नहीं है 180 ले लो, 170 ले लो, 140 तक मिल पाते हैं। और आप स्टैटिक्स उठा के देखोगे तो जितने भी ईसी के स्टूडेंट हैं, उन ईसी के स्टूडेंट ने जो 140 मार्क्स चॉइस किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स चॉइस किए हैं, उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट बताया है। अब इसका भी रीजन सुन लो क्यों। क्योंकि देखो इंटरव्यू बोर्ड में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, इंटरव्यू बोर्ड में जो पर्सन्स बैठे हुए हैं, उनसे उन्होंने आपसे पूछा कि आपको क्या आता है। आपने बोल दिया सर मुझे नेटवर्क आता है, कंट्रोल आता है, कम्युनिकेशन आता है। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो हर एक पर्सन बता रहा है, कॉमन सब्जेक्ट हैं। हर एक मतलब यदि इन्होंने दिन में 10 लोगों का इंटरव्यू लिया ना, तो 10 के 10 या फिर 9 लोगों ने तो ये बात बोली ही बोली। लेकिन फिर आगे वही वाली बात हो गई कि सिलेक्शन इस चीज में नहीं है, सिलेक्शन या रिजेक्शन इस चीज में नहीं है कि आपने कितने आंसर बताए सही और कितने गलत बताए। सिलेक्शन या रिजेक्शन इस चीज में है कि जो इंटरव्यू पैनल में बोर्ड बैठा हुआ है वो एक्सपेक्ट क्या करता है आपसे। वो एक्सपेक्ट करता है कि आप बताओ उसको माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए आप देख रहे हो कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो कि 1980s के दशक का सब्जेक्ट है, वो आज भी पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये पढ़ाने का कुछ ना कुछ तो रीजन हो गई ना। तो अब जैसे ही आपने बताया ना माइक्रो प्रोसेसर, तो बोर्ड के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा यार ये बंदा बहुत अच्छा आया है, इसमें दम है। तभी तो इसने इतनी हिम्मत करके बोला है 885 आता है, और यदि बोला है तो इसको आता भी होगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी माइक्रो प्रोसेसर 8085, और आपने बोल दिया सर इट इज 5 मेगाहर्ट्ज। बस जाओ बच्चा, आपका सिलेक्शन हो गया, आप बन चुके हो आईएएस ऑफिसर। खत्म। और एक तरफ एक बंदा गया नेटवर्क बताने लगा हुआ है, केसीएल केबल समझाए, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता ना। माइक्रो प्रोसेसर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि खुद प्रैक्टिकल भी है या थ्योरेटिकल भी है। आज मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, इसमें कहां पर नेटवर्क है, कहां पे कंट्रोल है, मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन इसमें प्रोसेसर है, ये मुझे दिख रहा है। आप अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो, उसमें सिस्टम में इनबिल्ट है प्रोसेसर। मैं जिस लैपटॉप में क्लास ले रहा हूं, उस
लैपटॉप में इनबिल्ट है प्रोसेसर। तो कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस समझो चीजों की, एक धरने पे मत चलो। हाँ, यदि हम ईसी के नहीं होते, हम किसी अदर ब्रांच के होते, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आज की डेट में तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और क्या आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी माइक्रो प्रोसेसर के बिना पॉसिबल है? माइक्रो प्रोसेसर के बिना पॉसिबल है? आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप सुनते होंगे कि हम लोग रोबोट्स बना रहे हैं, हम लोग रोबोट्स बना रहे हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेगा। तो जब इंसानों में यदि हम लोग दिमाग को निकाल दें, ब्रेन को निकाल दें, प्रोसेसर को निकाल दें, तो क्या इंसान काम करना क्या बंद नहीं करेगा? बिल्कुल बंद कर देगा। तो वैसे ही किसी रोबोट्स में से यदि हम छोटे से जिसको हम बोलते हैं चिप चिप लगी हुई है, इस कॉल्ड प्रोसेसर, उसको बाहर निकाल दें तो वो पूरा डब्बा रह गया। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग लैंग्वेज, इस तरह की बातें कर रहे हैं आज की डेट में, तो फिर हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं इस इतने बड़े सब्जेक्ट को? तो बड़ा ही गलत पैटर्न चल रहा है एक हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में, और खासतौर से बीटेक में, कि कॉलेज में भी हमें कोई ये सब बातें बताने वाला नहीं होता कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिक्वायरमेंट थी, और ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते चले जा रहे हैं इनका एंड ऑफ द डे क्या यूटिलाइजेशन है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अलावा जितने आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, ये आप एज ए एप्लीकेशन मान लो। मतलब जैसे कि सपोज का नेटवर्क है, तो नेटवर्क में कंट्रोल कभी नहीं देखी, सॉरी नेटवर्क में कभी आपने करंट नहीं देखी, वोल्टेज नहीं देखा, केवल आपने फील किया है। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, आपका स्मार्टफोन 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, तो करंट का ऑर्डर क्या होगा? माइक्रो एम्पियर, और बहुत ज्यादा हो गया तो मिली एम्पियर। आपके घर में फैन चल रहा है 220 वोल्ट पर, दैट मीन्स करंट का ऑर्डर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा 6 एम्पियर। और बहुत ज्यादा ही हो गया मतलब एसी है ना, गीजर है, या फ्रिज है, या वॉशिंग मशीन है, तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 16 एम्पियर ज्यादा से ज्यादा। तो पावर डिसिपेशन भी उसके रिस्पेक्ट में भी ऐसा नहीं है। किसी ने बोल दिया कि क्या तुम्हारे घर में 100 एम्पियर करंट, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, 100 एम्पियर करंट कुछ होती नहीं है। उसी तरह से कंट्रोल सिस्टम भी, कि आप सपोज जा रहे हो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स पर टाइम के रिस्पेक्ट में लाइट्स ऑन ऑफ होती हैं, ग्रीन, येलो, रेड। तो उनका भी अब हम लोग यदि इंजीनियर, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे काम कर रही हैं। एक कोई क्या लेमन पर्सन है, उसके लिए तो एक क्या ट्रैफिक लाइट ही है, उसके लिए तो एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग का डिवाइस ही है कि जहां पे जाके वो गाड़ी 2 मिनट रोकता है। तो वहां पे कंट्रोल सिस्टम हमें समझ में आ रहा है कि कंट्रोल सिस्टम कैसे कंट्रोल कर रहा है ट्रैफिक को। वहां कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है आज की डेट में, कोई कोई मतलब कि ठुल्ला नहीं खड़ा हुआ वहां पे पुलिस वाला, कि वो आपको हाथ दे के बोल रहा है चलो निकलो, हाथ दे के रोक रहा है। इज कॉल्ड एक कंट्रोल सिस्टम। और इसको और अच्छे समझोगे तो इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में कई सारे बॉयलर्स होते हैं, कई सारे पंप होते हैं जिनको कि ऑपरेट करना होता है, और फिर हम उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक एक रूम में बैठ करके, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते फिजिकली। तो हम वहां पे क्या करते हैं, कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं कि टेम्परेचर इतना मेंटेन रहे, यदि टेम्परेचर इससे ज्यादा जाए तो ये कट आउट हो जाए। तो इस कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। क्लियर है? आपके घर में एमसीबी लगी हुई है, आपने जहां पे एसी लगा रखा है वहां पे आपने एक उस पे एमसीबी लगा रखी होगी। तो एमसीबी इज ए कंट्रोल डिवाइस जो कि क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। आप चाहते हो आपका एसी सेफ मोड में रहे, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो कुछ हो सेफ मोड में रहे, या एसी में कोई दिक्कत हो जाए, तो आपने वो एमसीबी पे पैसा खर्च किया, आपने डायरेक्ट स्विच में यूज नहीं किया। तो वो पता होना चाहिए आपको कि ये क्या कर रही है, टेक्निकली पता होना चाहिए कि ये कंट्रोल कैसे कर रही है, कि जब आई जो है, करंट जो है टेंस करेगी इन्फिनिटी की तरफ, मतलब शॉर्ट सर्किट की तरफ करंट टेंस करेगी, तो ये एमसीबी ऑपरेट करके अपने आप को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। और जैसे ही एमसीबी ऑफ कर देगा तो ओपन हो गया सर्किट, और ओपन होती हमारी जो मेन डिवाइस है वो क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं इनके एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशंस के अलावा हम वो जो सब्जेक्ट जिसको डिनाई कर रहे हैं कि भाई ये तो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है, कचरा है, वो कितने काम का ये आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्री में लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए। तो ये मैंने एक बात बोली है। तो कहने का मतलब मेरा ये था ओवरऑल, कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो उन लाइव क्लासेस में कोशिश मेरी ये रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट के सेशन रहेंगे मेरे, और सेकंड जो है
वो सेमेस्टर, तो मैंने बताया था सेमेस्टर सब्जेक्ट ओनली फॉर गेट, मतलब जो कि गेट में है ना। तो इनको मैं एक सीक्वेंस वे में डिजाइन कर रहा हूँ, और तुम्हारे लिए सरप्राइज उससे बड़ा ये है कि हो सकता है मैं एक दो दिन में, मतलब तुमसे तो मैं टच में ही हूँ, तो एक दो दिन में लास्ट ईयर गेट के क्वेश्चंस, लास्ट ईयर गेट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करूंगा मैं, है ना, विथ क्या मतलब ट्रिकी मोड। तो ट्रिकी मोड में आपको फायदा ये होगा कि सपोज आज 17 जनवरी है, तो आपका पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया ना, एडमिट कार्ड तो हाँ हर्षद। सर। हाँ, हाँ। तो तुम्हारा शायद पेपर वही 7-8 फरवरी को होगा, मतलब 6 फरवरी। 3। ओके, तो वहां भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ वाले सेशन में तो हम लोग बाउंडेड है, मतलब कि 6 o'clock स्टार्ट होगा और 8 o'clock फिनिश होगा। हम इससे पहले भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर बाकायदा एक सिस्टम है मतलब। लेकिन और तुम्हें यदि चीजें चाहिए तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैं जो फ्री हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई डाउट पूछते हैं, तो बाकायदा मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, हर एक स्टूडेंट को करता हूँ, मेरा ग्रुप बना हुआ है। और उसके अलावा भी मैंने ये चीजें सोच रखी है, मतलब अब ये कितनी पॉजिटिव और कितनी अच्छी होंगी ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, मतलब आप लोगों के ऊपर। तो आप जितना ज्यादा हाईली मोटिवेटेड होकर के अपने आप को इसमें मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप थर्ड ईयर में हो, इस थर्ड ईयर के बाद आपको आना है फाइनल ईयर में, जो कि बिल्कुल क्या क्रूशियल ईयर होगा। और अब तो मुझे लग रहा है कि कोरोना भी बिल्कुल खत्म एंड पर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, मतलब कि अभी हो रही थी, बढ़ रही थी, फिर अभी कम होना स्टार्ट हो गई हैं, और सीधी सी बात है सबको वैक्सीनेशन सबको हो चुका है, तो चीजें होंगी भी। और अब मतलब इकोनॉमी तौर पे भी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके अपनी इकोनॉमी की और धज्जी उड़ाने वाले। तो फाइनल ईयर में होपफुली कॉलेज जो है वो खुल जाएंगे और चीजें पॉजिटिव होंगी मतलब। तो फिर ये क्रूशियल ईयर होगा। और अब क्या होगा कि आपको और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अभी क्या है ना, कंपटीशन और टफ हो गया, क्योंकि अब लोग कॉलेज जा नहीं रहे, कॉलेज में जाने से उनका टाइम जो स्पेंड होता था वो पूरा पूरा बच गया, उन्होंने पूरा पूरा टाइम घर पे पढ़ाई में दिया है। और पढ़ाई में नहीं दिया तो उन्होंने एंजॉय भी इस तरह से किया है कि एंजॉय करके फिर वो ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। बात समझ रहे हो मेरी। तो अब कंपटीशन पहले से ज्यादा टफ हो गया, लेकिन हमें उसमें वरी नहीं करना, हमें उसमें परेशान नहीं होना, हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छा रखना है। और हमें चीजों को इस मोड में करना है कि चीजें अच्छी होती चली जाए मतलब। तो ये मेरा प्लान था कि मेरा एक चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है मेरा, है ना, अनूप करके नाम से आप उसको सर्च करोगे तो। लेकिन मैं अभी उतना मैं एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मैं एक्टिव होने का बस मैं प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है 1 to 2 डेज में मैं एक्टिव हो जाऊं, और फिर ये, चूंकि ये स्टूडेंट्स के लिए ही है पूरा, मतलब ये कोई ऐसा तो है नहीं, स्टूडेंट्स के लिए। तो जितना ज्यादा आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा ही मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और उतना ज्यादा ही आपको इसमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा आज का एक, आप इसको सरप्राइज बोल लो या कुछ बोल लो मतलब। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में क्लास ले रहा था एक जगह, तो वो स्टूडेंट्स मुझसे अभी तक टच में है मतलब। और मतलब मैं ऑल ओवर मतलब इंडिया सेशन लेता हूँ, मतलब चाहे पटना हो, चाहे रांची हो, चाहे श्रीनगर हो, आपके नागपुर भी मैं अभी सेशन लेकर आया था, है ना, चाहे भोपाल हो, चाहे जयपुर हो, अहमदाबाद हो, कोलकाता हो, तो हर जगह से स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं। तो अब देखते हैं कैसा क्या उसको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये मेरा एक मतलब था, मतलब कि मैं और दे सकूं मतलब चीजें, मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है हर्षल, तो देखते हैं मतलब। तो तुम तो हो ही टच में, तो जैसी जो भी चीजें होंगी तुम्हारे पास मैसेज पहुंच जाएगा। और तुम्हें जो भी डाउट लगता है ना, मतलब इस सेशन के अलावा भी, मतलब कि जैसे कि सर अब मैं थोड़ा सा बीटेक में क्या क्या और चीजें कर लूं, या क्या मुझे और करना चाहिए, मेरे पास क्या और ऑप्शन है, वो भी तुम डिस्कस कर सकते हो मतलब। क्योंकि क्या होता है ना कि यदि आप अपने फैमिली मेंबर से चीजें डिस्कस करोगे तो हो सकता है उनको वो चीजें आइडिया ना हो,
या आप किसी फैकल्टी से डिस्कस कर रहे हो लेकिन वो फैकल्टी खुद वो है जिसने वो चीजें नहीं की हैं, तो भी दिक्कत है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे डिस्कस करो, कहने का मतलब ये है कि हर वो इंसान जो कि कंप्लीट एक होता है ना, जैसे कि जिस रास्ते पे मैं चला ही नहीं हूँ उस रास्ते के बारे में मुझे क्या पता कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ पर जो है बैरिकेड्स लगे हुए हैं, कहाँ पर वो जो बैरियर्स वो आते हैं ना, स्पीड ब्रेकर आते हैं, वो बने हुए हैं। लेकिन जिस रास्ते पे मैं चला हुआ मुझे पता है कि हाँ, फिर मैं आपको, और वही होता है एक्सपीरियंस। इसलिए गुरु मतलब, अब वो बात तो मतलब मुझे ज्यादा ऐसा लगती ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए, मतलब इसलिए बोलते हैं ना गुरु, गुरु ही सही आपको गाइडेंस दे सकता है। मतलब सही गुरु आपको मिल गया लाइफ में तो वही आपको सही गाइडेंस दे सकता है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसका रीजन ही है कि जब वो है तो कहीं ना कहीं तो वो एग्जिस्ट करता है और चीजें उसको पता है, मतलब किस तरह से क्या क्या आपको करना है क्या क्या नहीं करना, और चीजें होती भी है मतलब। तो ये है ओवरऑल। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और हर्षद कोई भी इसके अलावा तुम्हें डाउट हो तो वो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल फील फ्री हो। और सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए यही है कि तुम अभी अकेले हो, मतलब तो बिल्कुल 1 to 1 कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है हर्षद? यस। चलिए। तो जैसे कि मैंने उस समय बोला था तुमसे उस दिन भी कि लाइफ में छोटे छोटे गोल बनाओ। जैसे कि मैं था, तो मैं हमेशा क्या करता था कि मिड टर्म को गोल रखता था अपना। मिड टर्म तुमसे अब डिस्कस कर रहा हूँ, तो मिड टर्म तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, मिड टर्म में मार्क्स बड़ा कम देने की एक मतलब वो थी मेंटेलिटी की, ऐसे कि 20 मार्क्स का मिड टर्म होता था एक सब्जेक्ट का। तो 5 सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते थे, लेकिन वो 100 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होते थे एक परसेंटेज के दौर में। तो ये 20 में से मैक्सिमम 10 नंबर देते थे ये, है ना, फैकल्टी, पता नहीं क्यों, चाहे इतना अच्छा लिखो चाहे इतना। तो इस मिथ को मैंने दूर किया। मैंने बहुत कोशिश की और इतनी कोशिश की ना मिड टर्म में, कि हमारे यहाँ पे मिड टर्म 1 होते थे, फिर 2 होते थे, फिर 3 होते थे। और इसमें क्या करते थे कि बेस्ट ऑफ 3, मतलब 3 में से जो बेस्ट होगा ना वो मार्क्स भेज देते थे आगे। तो मिड टर्म 1 दिया, मिड टर्म 2 दिया, फिर समझ में नहीं आया कि दिक्कत क्या है। तो फिर पता चला कि एक्चुअल में जो फैकल्टी है ना उसकी साइकोलॉजी कुछ इस तरह की है कि वो मिड टर्म में मार्क्स कब क्यों देता है। तो फिर उस चीज को समझा हमने, तो फिर इसमें इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करते करते इस लेवल पे पहुंच गए कि 20 में से 20 मार्क्स भी आ गए। तो अब ये वही वाली बात है ना कि स्मॉल स्टेप आप लेते हो तो वही बाद में जाके लार्ज स्टेप बन जाते हैं। वही होता है ना कि जब शुरू में जो रेलगाड़ी है तो ट्रेन की पटरियां पैरेलल होती हैं। अब ट्रेन की किसी भी पटरी को थोड़ा सा बस अब मतलब कि डेविएट कर दो, थोड़ा सा डेविएट कर दो, थोड़ा सा आपने डेविएट किया तो लास्ट में इंफिनिटी पे जाके डेविएशन क्या बहुत नहीं हो जाएगा? तो ये चीज लाइफ में भी है कि थोड़ा सा आप स्टेप छोटे छोटे बनाते चलो, अपने गोल छोटे छोटे बनाते चलो, बड़ा गोल आप अपने आप हो जाएगा वो। तो ये है चीजें। चलो, और भी टाइम आने पर मैं चीजें आपको बताता रहूंगा हेल्पफुल, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। चलिए। तो मैंने आपको लास्ट में थायविन के बारे में डिस्कस किया हर्षल। तो थायविन से रिलेटेड जैसे कि मैंने बोला था उसी चीज को हम लोग फुलफिल कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसका आंसर तुम खुद दोगे। ये 40 वोल्ट है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, 0.8 I है, और ये है 6 ओम। ठीक है, और ये आई। तो क्वेश्चन ये है हर्षल कि यहां से देखने पर आप मुझे बताइए कि वीटीएच कितना होगा और आरटीएच कितना होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, जैसे मैंने बोला था। वीटीएच कितना होगा और आरटीएच कितना होगा, बताइए मुझे।
सर सर हाँ सर। हाँ हर्षल, नहीं बना। हम्म। सर VTH 8 क्या? VTH 8 वोल्ट VTH 8 वोल्ट बोल रहे हो तुम? RDH 2.5 कितना? 2.5 4.5 ओम है ना? तो देख लेता हूं मैं फर्स्ट। 2.5, ठीक है 2.5। फर्स्ट मैंने फाइंड आउट किया VTH। तो VTH फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बताया था तुम्हें कि कुछ नहीं करना। ये 40 है, ये 10 है, 6 ओम। यही तो है ना? तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, प्लस माइनस VTH लिखूंगा। लेकिन VTH लिखने के बावजूद, मतलब VTH लिखने के अलावा, क्योंकि ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा कि इस ब्रांच में करंट फ्लो होगी हर्षल, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी। इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होने का मतलब, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये टर्म भी जीरो होगा? क्योंकि ये करंट सोर्स है, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा।
ये जीरो होने का मतलब यहां पर ये जीरो ओपन है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको हटा दूं यहां से, ओपन हो गया ये तो। देखिएगा मुझे ये, अब जब मुझे ये दिखेगा तो यहां से देखने पर मैं देख रहा हूं कि करंट तो अभी भी जीरो ही है, करंट तो अभी भी जीरो है। इसका मतलब इस 10 ओम के अक्रॉस भी कुछ नहीं होगा, जीरो ही होगा। मतलब इसको भी शॉर्ट कर दूं तो यहां से देखने में मुझे क्या वोल्टेज दिख रहा है, क्या 40 वोल्ट नहीं दिख रहा हर्षल? यस सर। तो क्या वीटीएच की वैल्यू 40 वोल्ट नहीं आ गई? यदि समझ में आ गया तो इसको नोट करो। सर हाँ हर्षल, सर एक बार बताओ ना। ये वीटीएच बता दिया ना, वीटीएच तो आरटीएच बताना है ना। नहीं सर, ये बताओ ना फिर। ये सामने स्क्रीन पे नहीं दिखा तुम्हें? अच्छा फिर से सर रिपीट करूंगा बताने के लिए। हाँ। अच्छा देखो, ऐसा है हर्षल कि जब हम वीटीएस निकालते हैं ना, तो हमारा सर्किट होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब ये हो गया कि किसी भी ओपन सर्किट में करंट तो फ्लो होगी नहीं ना। करंट फ्लो नहीं होगी इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या? नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका मतलब ये आई जीरो है तो ये भी तो जीरो ही हो गया ना, क्योंकि आई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसमें। इसके जीरो होने का मतलब क्या ये ओपन सर्किट नहीं हो गया? बताओ। हाँ सर। तो ओपन सर्किट होने के बाद मैंने इसको ऐसे ही तो मतलब ड्रॉ किया था, और ऐसे ड्रॉ किया था तो मैं बोल रहा हूं कि आई यदि जीरो है तो आई तो इसमें भी फ्लो नहीं होगी, इस 10 ओम में, क्योंकि ओपन सर्किट है ना। तो केवल मुझे सामने से देखने पे क्या दिख रहा है, ये 40 वोल्ट तो दिख रहा है मुझे सामने से देखने पर। यस सर। क्लियर ना? चलो। डन सर। चलो, अब सेकंड हमें निकालना है, वो निकालना है आरटीएच। सेकंड हमें निकालना है आरटीएच। तो देखो मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, प्लस माइनस। तो हाँ, फिर से ड्रॉ मैं क्यों कर रहा हूं, मैं चीजें बताऊं ना आपको। सेकंड आपको निकालना है आरटीएच। तो देखो, आरटीएच निकालने के लिए मैंने आपको शुरू में एक कहानी सुनाई थी कि जब भी हम आरटीएच निकालते हैं तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम कर देंगे शॉर्ट, और जितने भी करंट सोर्स हैं हम उनको कर देंगे ओपन कर देंगे। तो
अब मैं यहाँ पे आरटीएच की बात कर रहा हूं, तो वोल्टेज सोर्स मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। एक 10 ओम है, (0.8 I) है ना। अब यहां से आपको बताना है आरटीएच देख करके। अब सुनना मेरी बात एक एक करके। जितने भी इंडिपेंडेंट, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं वो तो हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट, करेक्ट। जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होते वो हो जाते ओपन सर्किट, वो हो जाते ओपन सर्किट, ठीक है। लेकिन यहां पर तो डिपेंडेंट है, यहां तो डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट सोर्स यदि लग जाए किसी नेटवर्क में तो हम कैसे निकालेंगे आरटीएच, है ना। अब उसको समझने के लिए तुम्हें इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा हर्षल, कि इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा हर्षल कि डिपेंडेंट है तो अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने ये सोचा कि आरटीएच कहां से देख रहे हो, इस एंड से ही तो देख रहे हो। तो आर इज इक्वल टू होता क्या है, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो मैंने क्या माना कि इस टर्मिनल पर एक वोल्टेज लगा दिया, लगा सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस वी लगा दिया, प्लस माइनस वी। और प्लस माइनस वी लगाया तो इस बैटरी के यदि लिहाज से तुम देखो, इस बैटरी के लिहाज से तुम देखो तो इसमें जो करंट फ्लो होगी इस बैटरी में वो कितनी होगी, आई प्राइम, क्योंकि आई तो ये दिया हुआ है, आई प्राइम मान लो। तो तुमने इस बैटरी को लगा के इस करंट को फ्लो करवा के तुमने ये बता दिया कि यदि तुम इस वोल्टेज और इस करंट का रेशियो निकालो वो किसके बराबर होगा, आरटीएच के बराबर होगा, है ना। तो बस यही ट्रिक हमारी काम करेगी। कैसे काम करेगी उसको समझना, कि तुमने ये वोल्टेज लगा दिया, ये करंट फ्लो करा दी, इसका रेशियो आरटीएच बोल रहे हो, तो बस तुम्हारा फोकस अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, वही क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे उसका रेशियो, देखते हैं। उसका रेशियो ऐसे निकलेगा स्टूडेंट कि तुमने यहां पर लगा दिया केसीएल, यहां पर लगा दिया तुमने केसीएल। तो कैसे लगाओगे केसीएल उसको समझ लेते हैं। तुम इसको ले लो ग्राउंड, यहां पर वोल्टेज मान लो वी ऑफ एक्स, यहां पर वोल्टेज मान लो वी ऑफ एक्स, है ना। तो मैंने लगाया केसीएल वी एक्स, है ना। तो अब देख रहे हो कि एक करंट तो यहां फ्लो करा दो, एक करंट यहां फ्लो करा दी, एक करंट यहां फ्लो करा दी। तो क्या हो गया तुम्हारा, वी एक्स अपॉन 10 प्लस 0.8 I प्लस वी एक्स, मतलब इसको भी आई नाम दे दो, आई इज इक्वल टू 0, है ना। ये देने के बाद तुमने देखा कि तुम्हारा आ गया वी एक्स बाई 10 इज इक्वल टू आई और 0.8 I, तो कितना हो गया, माइनस का 1.8 I हो गया। अब क्वेश्चन अराइज ये है कि तुम्हें निकालना है v अपॉन आई का रेशियो, v अपॉन आई प्राइम का रेशियो, लेकिन ये आया है वी एक्स और आई के फॉर्म में। तो पहली बात तुम देखो कि ये आई और आई प्राइम दोनों अपोजिट टू ईच अदर है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि आई को माइनस आई प्राइम से रिप्लेस कर दूं, तो कर ही सकता हूं। तो ऐसा करने पर
ये इक्वेशन बन जाएगी 1.8 आई प्राइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब बस मेरा कहीं से ये Vx है ना, वो भी मेरा V के फॉर्म में आ जाए तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। कैसे होगा उसको देख लेते हैं, कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो आई है, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, आई, वो आई क्या फ्लो हो रही है, वो आई क्या फ्लो हो रही है मेरी। एक सेकंड, वो आई मेरी क्या फ्लो हो रही है। तो मेरी ये जो आई है, ये आई मेरी फ्लो हो रही है वी एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 6 हो रही है ना आई। और ये जो आई है ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ आई प्राइम के बराबर है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहां पर यूटिलाइज कर लिया, इसी चीज को मैंने यहां पर यूटिलाइज कर लिया। तो इसको लिख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, लगेगा। तो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया तो ये हो गया वी एक्स माइनस वी इज इक्वल टू -6 आई प्राइम। तो वी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वी -6 आई प्राइम। आ गया ना, देखो। चलो इक्वेशन नंबर 3। तो अब यदि मैं देखूं इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 और 3, तो Vx की जगह मैंने ये पूरा पुट कर दिया। तो मैं लिख रहा हूं v -6 आई प्राइम डिवाइड बाई 10 हो गया, इज इक्वल टू 1.8 आई प्राइम। तो v -6 आई प्राइम 10 का तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 आई प्राइम। तो v इज इक्वल टू 18 आई प्राइम प्लस 6 आई प्राइम। तो v इज इक्वल टू 18 24 आई प्राइम। तो क्या v अपॉन आई प्राइम लिख सकता हूं मैं 24। अरे v अपॉन आई प्राइम तो मेरा क्या है, आरटीएच है। तो मेरा आरटीएच कितना आ गया हर्षल, 24। आरटीएच मेरा कितना आ गया 24। आपका जो 2.5 आया था, 2.5 नहीं होगा, ये होगा 24। तो वीटीएच आ गया मेरा 40 और आरटीएच आ गया मेरा 24 ओम। कर लीजिए इसको नोट।
सर। हो गया? चलो एक क्वेश्चन करो। अच्छा मैसेज किया है आंसर, ओके। चलिए एक क्वेश्चन करो हर्षल, ये तुम्हें ही करना है। ठीक है, तो तुम्हें इस ए बी के अक्रॉस VTH एंड RTH अक्रॉस ए बी टर्मिनल ये बताना है, बताओ।
हुआ हर्षल? चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है ना? तो आज का मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ हर्षल। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क बना लेने दो, ट्राई करना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस इसी पर बेस्ड। तो दिक्कत ऐसे होनी नहीं चाहिए, और होगी तो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर बताने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलता हूँ मैं कल आपसे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।